नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम हब में। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शानदार बहुमंजिला इमारत बन रही है। ईंटें एकदम बेहतरीन हैं, कांच के बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं। लेकिन उस इमारत का कोई ब्लूप्रिंट यानी नक्शा ही नहीं है। एकदम सही, कोई नक्शा नहीं है। ये तय ही नहीं है कि कौन सी दीवार कितना वजन सहेगी। ऐसी इमारत में तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो किसी भी पल भर-भराकर गिर सकती है। और पता है, यही बात देशों और समाजों पर भी लागू होती है। मतलब बिना संविधान के कोई भी समाज टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि संविधान केवल कुछ नियमों की एक सूखी सी लिस्ट नहीं है। ये एक सभ्य समाज के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। जो समाज के ढांचे को खड़ा रखता है। हाँ, ये वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि समाज का ढांचा कैसे खड़ा रहेगा, सत्ता का भारी वजन कौन सहेगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खिड़कियां कहाँ खुलेंगी। इसके बिना कोई भी आधुनिक समाज अपने ही अंतर विरोधों के बोझ तले ढह जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी विद्यार्थी क्रैक एग्जाम हब पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आइए इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहली और दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि संविधान की बात करने से पहले हमें उस राज्य या देश के निर्माण को समझना होगा। हाँ, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो कोई लिखित कानून तो था नहीं। मतलब समाज केवल कुछ परंपराओं, कबीलाई नियमों और नैतिक मूल्यों पर ही चलता था। सही कहा। तो ये जो राज्य नाम की संस्था है, ये अचानक कहाँ से आ गई? ये आसमान से नहीं टपकी, बल्कि ये मानवीय विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम था। अच्छा, तो ये बदलाव कैसे आया? असल में प्राचीन समाज आकार में बहुत छोटा और सरल था। हर कोई एक दूसरे को जानता था, इसलिए कोई गलत काम करे तो सामाजिक दबाव ही नियम मनवाने के लिए काफी था। लोग समाज के डर से ही सही रहते थे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी का विस्तार हुआ, कृषि आई, व्यापार बढ़ा और समाज में बहुत सी जटिलताएं पैदा हुईं, तो केवल नैतिक मूल्यों या पुरानी परंपराओं से काम चलना बंद हो गया। मतलब जब अजनबी लोग एक साथ रहने लगे तो विवाद भी बढ़ने लगे होंगे। बिल्कुल। उन विवादों को सुलझाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक औपचारिक और सर्वमान्य ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई, और यहीं से राज्य यानी स्टेट की अवधारणा का जन्म हुआ। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट आता है ना? एकदम सही। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इसे नोट कर लें। इतिहास के पन्ने पलटें तो ये राज्य का आधुनिक विचार सबसे पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस के नगर राज्यों में विकसित होना शुरू हुआ था। ग्रीस से? ये काफी दिलचस्प है। अगर राज्य के इस निर्माण को हम उसी घर वाली उपमा से जोड़ें जो हमने शुरू में दी थी, तो बात और साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, समझाइए जरा। मतलब घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जमीन चाहिए जो किसी भी राज्य के लिए उसका एक निश्चित भूभाग यानी टेरिटरी है। फिर उस घर में रहने वाले लोग भी तो चाहिए, जिसे हम जनसंख्या या पॉपुलेशन कह सकते हैं। और घर का खर्च, नियम और व्यवस्था चलाने के लिए कोई तो व्यवस्थापक चाहिए जो सरकार या गवर्नमेंट का रूप ले लेती है। हाँ, ये तीन चीजें तो हो गई। लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि ये तीन चीजें तो किसी जेल में भी होती हैं। जेल में कैसे? मतलब एक जेल में भी तो जगह होती है, कैदी रूपी लोग होते हैं और व्यवस्था चलाने के लिए एक वार्डन होता है। तो एक घर और जेल में, या कह लें कि एक स्वतंत्र राज्य और गुलाम देश में असली फर्क क्या है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। असली फर्क उस चौथे और सबसे महत्वपूर्ण तत्व का है जिसे राजनीति विज्ञान में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी कहा जाता है। अच्छा, संप्रभुता। हाँ, ये किसी भी राज्य की प्राणवायु है। संप्रभुता का सीधा सा अर्थ ये है कि अपने आंतरिक मामलों और बाहरी विदेश नीति में निर्णय लेने की सर्वोच्च और पूर्ण स्वतंत्रता आपके पास हो। मतलब कोई बाहरी शक्ति आपको ये नहीं बता सकती कि आपको अपने घर में क्या करना है। बिल्कुल। 1933 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहा जाता है। इसी कन्वेंशन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन चार तत्वों भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को एक राज्य होने की अनिवार्य शर्त माना था। यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर हम 1947 से पहले के भारत की बात करें, यानी ब्रिटिश काल के दौरान, हाँ। तो हमारे पास एक स्पष्ट भूभाग था, करोड़ों की जनसंख्या भी थी, एक पूरी सरकार थी जिसमें अदालतें, पुलिस और वाइसराय सब शामिल थे। हाँ। तो क्या उस वक्त भारत एक राज्य नहीं था? तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखें तो भारत पूर्ण रूप से एक राज्य नहीं था।
अच्छा। हाँ, वो एक उपनिवेश या कॉलोनी था। क्यों? क्योंकि वो चौथा खंबा यानी संप्रभुता वो गायब थी। क्योंकि फैसले हम खुद नहीं लेते थे। एकदम सही। भारत के भीतर क्या कानून बनेंगे ये फैसले लेने की अंतिम शक्ति भारत के लोगों या उनके प्रतिनिधियों के पास नहीं थी, वो लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद और राजशाही के पास थी। मतलब हमारे पास जमीन थी, लोग थे, व्यवस्था थी, लेकिन फैसले लेने की आजादी बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसने केवल नियम नहीं बनाए, बल्कि उस संप्रभु शक्ति को एक विदेशी मुल्क से निकालकर भारत की जनता के हाथों में सौंप दिया। संविधान ही वो गोंद है जो इन चारों तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर एक जीवित राष्ट्र का निर्माण करता है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि संविधान ने उस खालीपन को भरा। अब जब राज्य बन गया है और उसके पास अपनी निर्णय लेने की शक्ति आ गई है, तो उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे होगा, ये तय करने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए। बिल्कुल, और वही ब्लूप्रिंट संविधान है। अगर हम इस संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की ही बात करें, तो वास्तव में इसके काम करने का तरीका क्या है? इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें इसके मूल अर्थ में जाना होगा। अंग्रेजी का जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूएरे से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक व्यवस्था स्थापित करना, है ना? एकदम सही। लेकिन अगर हम हिंदी के शब्द संविधान को देखें तो ये और भी ज्यादा स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। संविधान यानी सम प्लस विधान। मतलब एक ऐसा कानून जो सभी के लिए समान है। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, राजा जो बोल देता था वही कानून होता था, और राजा खुद तो उस कानून से ऊपर ही होता था। बिल्कुल। लेकिन संविधान ने इस पूरी व्यवस्था को पलट दिया। इसने एक ऐसा सर्वोच्च ढांचा खड़ा किया जो देश के राष्ट्रपति से लेकर सड़क पर चलने वाले एक आम नागरिक तक सब पर समान रूप से लागू होता है। समान कानून का ये विचार सचमुच क्रांतिकारी है। लेकिन मैं जब हमारे स्रोत पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। इस पूरे विचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि महान दार्शनिक अरस्तू ने सदियों पहले 158 अलग-अलग देशों और नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर डाला था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब बिना इंटरनेट के, बिना किसी आधुनिक संचार के 158 संविधानों का विश्लेषण, ये इंसानी दिमाग की किस बेचैनी को दिखाता है? असल में ये उस बेचैनी को दिखाता है जो सत्ता और समाज के बीच के रिश्ते को समझने से जुड़ी है। अरस्तू बस ये समझना चाहते थे कि कोई समाज सफल क्यों होता है और दूसरा क्यों बिखर जाता है। अच्छा, तो उनके अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकला? उनका निष्कर्ष ये था कि संविधान किसी भी राजनीतिक संरचना का मूल आधार है। ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये समाज का डीएनए है। अलग अलग विचारकों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है। हाँ, जैसे जेम्स ब्राइस ने इसे नियमों के एक व्यवस्थित समूह के रूप में परिभाषित किया जो ये तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन इन सब में एवी डाइसी का नजरिया सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगता है। उनकी मशहूर किताब इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र इन दस्तावेजों में प्रमुखता से है। हाँ, और डाइसी ने इसे सीधे तौर पर सत्ता के वितरण से जोड़ दिया था। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन तमाम विचारकों की अलग-अलग परिभाषाओं के बावजूद संविधान का जो अंतिम लक्ष्य है वो शक्ति को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना और उसे नियंत्रित करना है? ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। मानवीय स्वभाव और सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि शक्ति हमेशा एक जगह, एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में केंद्रित होना चाहती है। और जब शक्ति एक जगह केंद्रित होती है तो उसका दुरुपयोग होना तय है। 100%। इसीलिए संविधान का मुख्य काम सत्ता को केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि उस सत्ता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। यह तय करता है कि शासन की वास्तुकला, उसका पूरा आर्किटेक्चर कैसा होगा, ताकि शक्ति हमेशा संतुलित रहे। जब हम इस वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। हाँ, सरकार के 3 स्तंभों की बात अक्सर होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब मान लीजिए कि हमारी पूरी शासन व्यवस्था एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी को चलाने के लिए इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? अगर हम इसे आपकी गाड़ी के उदाहरण से समझें तो ये ढांचा बहुत साफ हो जाता है। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसमें संसद या विधानसभा आती है, वो स्टीयरिंग व्हील है जो ये तय करती है कि गाड़ी किस दिशा में जाएगी। अच्छा, मतलब दिशा तय करना। हाँ, इसका काम है नीतियां बनाना और कानून पारित करना। और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और पूरी नौकरशाही आती है,
वो गाड़ी का इंजन है। जो विधायिका द्वारा तय की गई दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, वो कानूनों को जमीन पर लागू करता है। तो फिर जो न्यायपालिका या जुडिशरी है, उसका काम उस गाड़ी में ब्रेक लगाना है ताकि वो किसी गहरी खाई में ना गिर जाए या किसी बेकसूर को कुचल ना दे। एकदम सही। न्यायपालिका न केवल ब्रेक का काम करती है, बल्कि वो एक सेंसर की तरह भी है, जो लगातार ये देखती रहती है कि स्टीयरिंग और इंजन संविधान के नियमों के भीतर काम कर रहे हैं या नहीं। ये तो बहुत जरूरी चेक है। हाँ, फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इसी बात पर बहुत जोर दिया था। उनका तर्क था कि अगर कानून बनाने वाला और कानून लागू करने वाला एक ही व्यक्ति हो जाए तो वो अपने फायदे के लिए क्रूर कानून बनाएगा। बिल्कुल, और अगर न्याय करने की शक्ति भी उसी इंसान के पास आ जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी। इस खतरे को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बहुत गहराई से समझा था। हाँ, और इसी वजह से हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। मतलब जो व्यक्ति कानून लागू कर रहा है वही व्यक्ति उस कानून के उल्लंघन पर फैसला नहीं सुना सकता। दोनों की शक्तियां बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये शक्तियों को बांटने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। इसे ही राजनीति विज्ञान में नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था कहा जाता है, ताकि कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो दूसरे को पूरी तरह से दबा दे। बिल्कुल, हर अंग एक दूसरे पर नजर रखता है। लेकिन इन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि दुनिया भर में ये गाड़ी एक ही मॉडल की नहीं है। हर देश ने अपने हिसाब से शासन प्रणालियां चुनी हैं। हाँ, विशेष रूप से 2 मॉडलों की चर्चा प्रमुख है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। भारत और ब्रिटेन ने तो संसदीय प्रणाली को चुना है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल या कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ये प्रणाली असल में काम कैसे करती है? देखो, संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी और उसका मुख्य मैकेनिज्म है निरंतर जवाबदेही। इस व्यवस्था में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट विधायिका के भीतर से ही निकलती है। मतलब सरकार संसद का ही हिस्सा होती है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अच्छा, तो अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो संसद उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे सत्ता से बाहर कर सकती है। एकदम सही। इसमें राज्य का प्रमुख, जैसे भारत में राष्ट्रपति या ब्रिटेन में राजा, और सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि सरकार हर रोज जनता के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे। अमेरिका का मॉडल बिल्कुल अलग है। वहाँ उन्होंने अध्यक्षीय प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया है। वहाँ तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक बहुत ही सख्त दीवार खींच दी गई है। हाँ, अमेरिकी प्रणाली में राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख भी होता है और सरकार का प्रमुख भी। जनता उसे सीधे चुनती है। मतलब वो विधायिका यानी वहाँ की कांग्रेस उसका हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, और ना ही वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए कांग्रेस के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होता है। उसका कार्यकाल निश्चित होता है। अच्छा, तो इस प्रणाली का फायदा क्या है? फायदा ये है कि सरकार अधिक स्थिर होती है, उसे रोज बहुमत साबित करने का डर नहीं होता। लेकिन नुकसान ये है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति में फैसले लेने में भारी रुकावट आ सकती है। पर दोनों ही प्रणालियों का अंतिम लक्ष्य शक्ति को संतुलित करना ही है, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। ये सारी व्यवस्था, ये आर्किटेक्चर, ये चेक और बैलेंस, सब कुछ बहुत शानदार लगता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल आता है। क्या सवाल? क्या होगा अगर ये सारे नियम, ये ब्रेक, ये स्टीयरिंग निकाल दिए जाएं? मतलब अगर किसी देश का कोई संविधान ही न हो तो जमीन पर असलियत कैसी होगी? अगर किसी राज्य से संविधान को हटा दिया जाए तो वो स्थिति एक भयावह दुष्स्वप्न से कम नहीं होगी। अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी रचनाओं में ऐसी ही एक स्थिति की कल्पना की थी। अच्छा, उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया था। प्राकृतिक अवस्था, ये सुन के तो ऐसा लगता है जैसे लोग प्रकृति के बीच बड़ी शांति से रह रहे होंगे। असल में ये नाम बहुत ही भ्रामक है। हॉब्स का मानना था कि इंसान जन्म से ही स्वार्थी और सत्ता का भूखा होता है। मतलब अगर कोई कानून ना हो, कोई पुलिस या अदालत ना हो जो सजा का डर दिखाए, तो हर इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध में उलझ जाएगा। ऐसी अवस्था में इंसान का जीवन बहुत एकाकी, गरीब,
पाश्विक और बहुत ही छोटा होगा। अरे बाप रे। मुझे याद आ रहा है कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शायद इसी स्थिति को मत्स्य न्याय कहा गया है। बिल्कुल सही। मतलब जिस तरह समुद्र में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, उसी तरह बिना संविधान वाले समाज में ताकतवर और अमीर वर्ग हमेशा कमजोरों का शोषण करेगा। एकदम सही उपमा है। बिना संविधान के सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्तियों का असीमित दुरुपयोग करेंगे। नागरिकों के अधिकारों का सरेआम हनन होगा। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी और अंततः एक तानाशाही आ जाएगी जहां केवल एक व्यक्ति की इच्छा ही कानून बन जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र की इस पूरी गाड़ी को तानाशाही की गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए संविधान ही वो गियर है जो इसे गलत दिशा में जाने से रोकता है। बिल्कुल। और इसी विचार को राजनीति विज्ञान की भाषा में संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। पर क्या लिखित संविधान होने का मतलब ही संविधानवाद है? नहीं, कई बार लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तानाशाह भी अपने देश के लिए एक संविधान लिखवा सकता है जो उसे सारी शक्तियां दे दे। हाँ, बात तो सही है। लेकिन संविधानवाद का असली मतलब है सरकार की शक्तियों को सीमित करना। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार मनमानी नहीं कर सकती। और जो विद्यार्थी हमारी बात सुन रहे हैं वो ध्यान दें, हाल ही के वर्षों में यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी ये सीधे तौर पर पूछा गया है। अरे हाँ, 2020 के प्रीलिम्स में ये सवाल आया था कि संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। और इसका सटीक उत्तर यही है कि ये सरकार की निरंकुश सत्ता पर अंकुश लगाता है। जब हम लोकतंत्र और सत्ता की बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन का 1863 का वो प्रसिद्ध गेटिसबर्ग भाषण याद आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जहां देशों की आबादी करोड़ों में है, हर नागरिक तो संसद में जाकर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकता। इसीलिए भारत और दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है, जिसे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब हम चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी ओर से नीतियां बनाते हैं। हाँ, और संविधान का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये चुनाव नियमित हों, निष्पक्ष हों और जो लोग सत्ता में आए वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कैसा पेंच? अगर लोकतंत्र बहुमत का शासन है तो क्या ये संभव नहीं है कि 51% लोग मिलकर बचे हुए 49% लोगों के खिलाफ कड़े और अन्यायपूर्ण कानून बना दे? जो लोग सत्ता में हैं वे तो बड़ी मछली बन सकते हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। आम नागरिक को इस बहुमत की तानाशाही से बचाने के लिए संविधान के पास क्या हथियार है? देखो, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी अगर संविधान में कानून का शासन और मौलिक अधिकार ना होते। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल। इसकी अवधारणा एवी डाइसी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दुनिया के सामने रखी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में किसी राजा, किसी नेता या किसी विशेष विचारधारा का शासन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन होगा। हाँ, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है और ये इसी विधि के शासन का मूल आधार है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्ज है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये नागरिक और राज्य की असीमित शक्ति के बीच एक ढाल का काम करते हैं। एकदम सही। और ये प्रावधान मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मौलिक अधिकार राज्य को ये बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता। ये बहुत शक्तिशाली बात है। इसके अलावा शक्तियों को बांटने का एक और तरीका है जो केवल कार्यपालिका और विधायिका के बीच नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी लागू होता है। इसे संघीय व्यवस्था या फेडरलिज्म कहते हैं। भारत ने ये व्यवस्था कनाडा के मॉडल से प्रेरित होकर अपनाई है। हाँ, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, ये लिखित रूप से तय कर देता है कि रक्षा और विदेश मामलों पर केंद्र कानून बनाएगा और पुलिस या स्वास्थ्य जैसे विषयों पर राज्य सरकार है। बिल्कुल, इससे संस्थागत टकराव रोकता है। इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हुए एक और बिंदु सामने आता है जिस पर अक्सर बहुत भ्रम रहता है और विद्यार्थियों को भी ये डाउट होता है। संविधान के प्रकार। हाँ, हम बार बार लिखित और अलिखित संविधान की बात सुनते हैं।
लिखित संविधान तो समझ में आता है, जैसे अमेरिका का 1789 का संविधान जो विश्व का पहला आधुनिक लिखित संविधान माना जाता है, या फिर भारत का संविधान, जहां एक बाकायदा संविधान सभा बैठी, उसने सालों बहस की और एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये अलिखित संविधान की अवधारणा हमेशा थोड़ी विरोधाभासी लगती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां सरकार बस हवा में चल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो जज फैसले कैसे सुनाते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ये भ्रम बहुत आम है। अलिखित का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां के कानून किसी कागज पर लिखे हुए नहीं है। बिना लिखे कोई भी आधुनिक राज्य कैसे चल सकता है? तो फिर अलिखित क्यों कहते हैं? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि उनके कानून और नियम किसी एक सिंगल बुक या एक मास्टर दस्तावेज में एक साथ कोडिफाई नहीं किए गए हैं। अच्छा। ब्रिटेन का संविधान सदियों की ऐतिहासिक परंपराओं, संसद द्वारा समय समय पर पास किए गए अलग अलग कानूनों, राजाओं के साथ हुई संधियों जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा और अदालतों के ऐतिहासिक फैसलों का एक मिला-जुला रूप है। मतलब वो एक ऐसा घर है जिसमें समय समय पर जरूरत के हिसाब से कमरे जुड़ते गए, कोई एक शुरुआत का मास्टर प्लान नहीं था। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। इसके विपरीत लिखित संविधान एक ऐसा घर है जिसे बनाने से पहले उसका पूरा 3D मॉडल और ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और एक बड़ा अंतर ये भी है कि लिखित संविधान वाले देशों में जैसे भारत या अमेरिका में संविधान सर्वोच्च होता है। मतलब संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। बिल्कुल। न्यायपालिका के पास उस कानून को रद्द करने की शक्ति होती है, लेकिन अलिखित संविधान वाले देशों में जैसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। अच्छा, तो वहां संसद जो भी कानून बना दे वही संविधान बन जाता है? हाँ, और अदालतें उसे रद्द नहीं कर सकती। ये सारी चर्चा हमें इस बात का गहराई से एहसास कराती है कि संविधान केवल राजनीति विज्ञान के छात्रों या वकीलों के लिए कोई नीरस किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर दिन हर पल हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित कर रहा है। ये सुनिश्चित कर रहा है कि हम जब चाहें अपनी बात कह सकें, हमें शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलें और हम बिना किसी डर के एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। और इसी बात को समेटते हुए अमेरिकी विद्वान ग्रानविले ऑस्टिन की वो टिप्पणी बहुत प्रासंगिक हो जाती है, जहां उन्होंने भारतीय संविधान को महज एक कानूनी किताब के बजाय एक सामाजिक दस्तावेज या सोशल डॉक्यूमेंट कहा है। उनका मानना था कि इसका असली उद्देश्य समाज में एक शांतिपूर्ण क्रांति लाना है। बिल्कुल, ये कोई जड़, स्थिर या मृत दस्तावेज नहीं है जो 1950 में लिखकर पत्थर पर उकेर दिया गया। ये एक जीवित संस्था है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि इसमें बदलाव करने की यानी संशोधन की प्रक्रिया मौजूद है। हाँ, जिससे ये समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। और अगर कभी ये समझना हो कि ये जीवित दस्तावेज किस दिशा में सोचता है, तो इसकी कुंजी हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में छिपी है। प्रस्तावना वो चश्मा है जिससे आप पूरे संविधान की आत्मा को देख सकते हैं। एकदम सही। तो क्रैक एग्जाम हब के आज के इस पूरी डीप डाइव से ये बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो गई है कि नियम, अधिकार और सत्ता का संतुलन ही वो चीज है जो इंसानों को जानवरों की उस प्राकृतिक अवस्था से अलग करती है। संविधान सचमुच किसी भी राष्ट्र की आत्मा है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से बाहर निकलकर मैं भविष्य की ओर देखने वाला एक ऐसा विचार छोड़ना चाह रही थी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। आज हमने बात की कि कैसे संविधान का पूरा विचार एक निश्चित भूभाग यानी एक जमीन के टुकड़े और उस पर रहने वाले भौतिक समाज को नियंत्रित करने पर टिका है। राज्य की परिभाषा ही जमीन से शुरू होती है। हाँ, टेरिटरी सबसे पहली शर्त है। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में जो कि बहुत तेजी से आ रहा है, जब मानव जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से साइबर स्पेस में चला जाएगा, जब हम वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आभासी दुनिया में जी रहे होंगे, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भौतिक सीमाएं नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, जहां ना कोई भारत है ना कोई अमेरिका है। हाँ, ये तो है। तब उस बिना जमीन वाली दुनिया में कानून का शासन और संविधान का स्वरूप कैसा होगा? क्या इस नई आभासी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए हमें एक वैश्विक डिजिटल संविधान की आवश्यकता होगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है।
या फिर क्या नियमों के अभाव में वो डिजिटल दुनिया फिर से उसी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था और मत्स्य न्याय के खूंखार दौर में लौट जाएगी, जहां ताकतवर एआई एल्गोरिथम कमजोर इंसानों का शोषण करेंगे? बिल्कुल। ये तकनीकी और राजनीतिक दर्शन का शायद इस सदी का सबसे बड़ा सवाल है। बिना भूभाग वाले समाज में संप्रभुता किसके पास होगी? ये सोचने वाली बात है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम क्रैक एग्जाम हब के आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। जो भी विद्यार्थी और श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो इन सवालों पर खुद भी विचार करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस पर बहस करें। और अपनी पढ़ाई को पूरे जोरों शोरों से जारी रखें। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।